हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। और लास्ट क्लास में अपन ने कंडक्टर के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी कि कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या होता है कंडक्टर की वजह से, और क्यों इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की शार्प एजेस नहीं होती, खूणा क्यों नहीं बनाते। खूणा बनाएंगे तो वहां से चार्ज लीक हो जाता है या फिर वहां से फूट जाता है इंस्ट्रूमेंट। इसीलिए अपनी मोटर वगैरह होती है वो सिलेंड्रिकल टाइप की होती है। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना कि इलेक्ट्रिक प्रेशर इन रिलेटिव कैसे लगता है। और कई बच्चे टेस्ट का टेंशन ले रहे होंगे, टेस्ट के लिए फ्री माइंड रहो, नोट्स रिवाइज कर दो। और आज एक मैं ग्रुप में एक लिंक शेयर करूंगा, वहां से रिवीजन कर देना अच्छे से इलेक्ट्रोस्टैटिक का, और उसके बाद आराम से टेस्ट पेपर देना। ठीक है, और 11th का फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट तो ठीक है कोई काम का नहीं, सेकेंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट अच्छे से पढ़ लेना। एरर क्या होती है, रिलेटिव एरर क्या होती है, परसेंटेज एरर क्या होती है, ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी हल्की से देख लेना। क्वेश्चन देख लेना, आपसे आराम से हो जाएंगे। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स के मैंने रूल लिखवा रखे, नोट्स 10 मिनट में चैप्टर कवर हो जाएगा आपका। ओके, तो इलेक्ट्रिक प्रेशर आपको पता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा स्क्वायर अपॉन कितना होता है, 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ओके, ये कब हुआ था, जब आपके पास एक कंडक्टर हो, ऐसे करके ऐसे कंडक्टर हो, और कंडक्टर पे चार्ज डेंसिटी कितना हो, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये कंडक्टर है, तो मैंने क्या किया था, एक छोटा सा स्मॉल एरिया लिया था। ये आपको सर्कल नहीं है, ये एक तरीके से पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी है। ठीक है, अब समझो, तो यहाँ पे खुद की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसकी वजह से प्रेशर थोड़ा ही लगेगा। खुद की वजह से फोर्स नहीं लेना है, यहाँ पे दो फील्ड होगी, एक तो इस सरफेस की वजह से और एक रिमेनिंग की वजह से। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, E1 एंड E2। E1 किसकी वजह से, छोटे वाले डीए एरिया की वजह से, ये स्मॉल एलिमेंट की वजह से, एंड E2 रिमेनिंग की वजह से। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो इसकी वजह से तो दूर होगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना, सिग्मा प्लस है, सिग्मा क्या है, पॉजिटिव। और रिमेनिंग की वजह से इधर होगी, मतलब E2 इस तरफ होगी, E1 इस तरफ होगी, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मतलब E1 और E2 बराबर होगा। E1 और E2 किसके बराबर होगा, इक्वल होगा। और यहां पता है आपको E1 प्लस E2 किसके बराबर होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। E1 प्लस E2 किसके इक्वल होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। यस और नो। और E1 और E2 इक्वल है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 2E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से E2 की वैल्यू मिल जाएगी आपको, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेनिंग की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगी। क्या समझ में आया नहीं आया। तो इसकी वजह से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लिखना है। फोर्स लिख के डीए से डिवाइड कर दोगे तो प्रेशर मिल जाएगा। प्रेशर क्या होता है, फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। चलिए, तो आपको ये प्रेशर मिल जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये तो इस केस में था। कभी अगर आपकी सरफेस ऐसी हो, देखना, मान लो ऐसे हथेली, ये देखो मेरा हाथ है, ऐसे फ्लैट सरफेस हो, ऐसे ऐसे फ्लैट सरफेस हो, ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है। ठीक है, इस केस में क्या करोगे, तो इस केस में जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, वो इस सरफेस पे प्रेशर लगाएगा। पैरेलल वाला प्रेशर नहीं लगा सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड का उस सरफेस के पैरेलल होगा, वो इस सरफेस पे प्रेशर नहीं लगा सकता। तो समझ में आ रहा है नहीं यार। इस छोटे से एरिया पे सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट, मान लो इस छोटे से एरिया में चार्ज dq है, आपका चार्ज कितना है, dq, तो इस पे फोर्स लगेगा आपका dq इंटू ई परपेंडिकुलर। यस और नो। तो यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा, फोर्स आ गया। प्रेशर होता क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन छोटा सा एरिया। तो छोटा सा फोर्स क्या है आपका, dq इंटू ई का परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन एरिया कितना है, dA। आप dq अपॉन dA निकाल दो और ई परपेंडिकुलर की वैल्यू आप निकाल लेना है ऐसे करके। तो इस तरीके से प्रेशर को ऐसे भी डिफाइन किया जाता है, dq अपॉन dA और ई परपेंडिकुलर, इस तरीके से भी। और एक लाइन दिमाग में रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही फोर्स लगा, मतलब प्रेशर लगाएगा। ऐसा क्यों बोल रहे हो सर, क्योंकि कंडक्टर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। कंडक्टर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है।
फिर मैंने इसका सॉलिड रीजन भी बताया था, अगर परपेंडिकुलर नहीं लोगे तो चार्ज दौड़ेगा। याद है कि नहीं याद है? ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बना के पूरा चैप्टर कवर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते। इसके बेस पे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रहा, ये क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन समझो, ये इलेक्ट्रिक प्रेशर का क्वेश्चन है। फिर मैंने वो सॉप बबल वाले तो करवा दिए ना, सॉप की बबल हो या फिर वाटर ड्रॉप हो, कुछ भी हो, उसमें आपको याद होगा पी एक्सेस माइनस पी, बबल होगी आपकी, बबल होगी, सॉप की बबल होगी, तो बबल के केस में एक्सेस प्रेशर किसके इक्वल होता था? 4T/R के इक्वल। और अगर आपकी ड्रॉप होगी तो 2T/R के इक्वल होता था। एक्सेस प्रेशर 2T बाय इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर 2T/R के इक्वल होता था। तो ये प्रेशर इलेक्ट्रिक प्रेशर के बराबर कर दोगे तो इक्विलिब्रियम हो जाएगी। इलेक्ट्रिक प्रेशर याद है, सिग्मा स्क्वायर पॉइंट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और सिग्मा होता है क्या? चार्ज पर यूनिट एरिया, ये भी याद रखना। सिग्मा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। रो क्या होता है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। लैम्डा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये जिनको याद नहीं है याद कर लो फटाफट फटाफट। V मतलब वॉल्यूम, L मतलब लेंथ, A मतलब एरिया। ओके, क्वेश्चन सुनना कि आपके पास क्या है, दो कटोरे, मतलब जो क्रिकेट की टेनिस बॉल देखी ना, जो बीच में से खाली होती है, वो टेनिस की बॉल मैंने बीच में से फाड़ दी और उसको ऐसे मैंने ऐसे टच कराया। ऐसे क्या कराया? टच कराया, चिपकाया नहीं, चिपका ले सही, यहाँ फेविक, गलत बात है ना, ऐसे मैंने टच करा के रखा। अब क्या किया, इस पूरी पे मैंने चार्ज कैपिटल Q दे दिया। पूरी पे चार्ज कितना दे दिया? कैपिटल Q। यहां से देखो टच कराया, ये दिख रहा है यहां से, और इसके सेंटर पे माइनस Q रख दिया। इसके सेंटर वाले पॉइंट पे चार्ज कितना रख दिया? माइनस Q। और ये वाली रेडियस आपकी R है। तो माइनस Q की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि कटोरा खुल ना जाए? क्यों खुलेगा क्यों कटोरा? क्योंकि ये वाला पॉजिटिव चार्ज और ये वाला पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो नेट ऐसे खुल जाएगा। अरे कुछ समझ में आ रहा है? पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि ये कटोरा खुल जाएगा, लेकिन ये माइनस Q है, इसको बोलेगा तू भी मत जा और इसको बोलेगा तू भी मत जा, इसको भी बुलाएगा इसको भी बुलाएगा, तो ये माइनस Q ऐसे पकड़ के रखेगा। फिर से समझो कि ये माइनस Q चार्ज है ना, ये कटोरे को पकड़ के रखेगा, अदरवाइज तो कटोरा खुल जाता अपने आप रिपल्शन की वजह से, क्योंकि चिपकाया नहीं है। तो लिख रखा व्हाट इज रिलेशन बिटवीन माइनस Q एंड प्लस Q। माइनस Q और प्लस Q में क्या रिलेशन होना चाहिए फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, यानी कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो आपको पता चल गया कि ये फूटेगा क्यों? ये फूटता है प्रेशर की वजह से, यानी कि इस माइनस Q की वजह से जो प्रेशर होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के इक्वल होना चाहिए, यानी कि प्रेशर ड्यू टू माइनस Q शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक। यस और नो? अब देखो अंदर से इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर लग रहा होगा सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और देखो यहां पे मैं सिग्मा क्या लिख सकता हूं? सिग्मा कैन बी रिटन एज इस पूरी सपाटी पे चार्ज कितना? कैपिटल Q अपॉन एरिया कितना? 4πr²। आपने सिग्मा लिख लिया। अब माइनस Q की वजह से कैसे? सर ये कैसे लिखोगे? अभी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाया था, इस माइनस Q की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी परपेंडिकुलर, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? ऐसे होगी परपेंडिकुलर, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? परपेंडिकुलर होगी। ओहो, तो सर ये तो समझ में आ गया, इस माइनस Q की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको पता चल, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी होगी K स्मॉल q होगी अंदर की तरफ, ठीक है, क्योंकि माइनस Q है ना, परपेंडिकुलर होगी, सॉरी तभी तो पकड़ के रखेगा, अदरवाइज तो ये फूट जाएगा ना। अंदर की तरफ होगी लेकिन परपेंडिकुलर होगी, सॉरी माइनस Q है ना इसलिए, और उसकी वैल्यू होगी KQ बाय कैपिटल R स्क्वायर। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? KQ बाय इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे याद करो KQ डिवाइड बाय कैपिटल R स्क्वायर, अंदर की तरफ, किधर? अंदर की तरफ, ठीक है। मैं माइनस नहीं ले रहा हूं, डायरेक्शन दिखा रहा हूं। अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? अंदर की तरफ। यहां पे छोटा सा चार्ज, यहां पे छोटा सा एरिया, देखो छोटा सा चार्ज छोटा सा एरिया, तो एक फॉर्मूला अभी लिखवाया था प्रेशर का, तो प्रेशर का चार्ज की वजह से क्या लिखवाया था? dq डिवाइड बाय de इनटू e परपेंडिकुलर। यही तो प्रेशर था, यही तो प्रेशर था, अभी तो लिखवाया था। अच्छा
तो माइनस क्यू की वजह से देखना, तो लिखो डी क्यू बाई डी ए इंटू ए परपेंडिकुलर, डी क्यू बाय डी ए, एक तरीके से क्यू बाय ए है ना, क्यू बाय ए सिग्मा ही तो है, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, के स्मॉल क्यू डिवाइड बाय कैपिटल आर स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू अपॉन डी ए, वो इस पूरे सरफेस का चार्ज क्यू अपॉन एरिया पूरा कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर इनटू, सही लिख रहा हूं ना, सही तो लिख रहा हूं, इनटू के स्मॉल क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, एक ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा क्या होगा, यहां से सिग्मा क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, तो लिखो क्यू का स्क्वायर अपॉन 4 पाई का स्क्वायर 16 पाई स्क्वायर और आर की पावर 4 इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट, यस और नो, यस। अब देखो 4 पाई आर स्क्वायर आर की पावर 4 से कैंसल, 4 पाई इससे कैंसल, पीछे बचेगा सिर्फ 4 पाई, ओके, एक क्यू इस क्यू से कैंसल, ओके। अब देखो यहां से रिजल्ट क्या बचा, के क्यू, यहां लिख रहा हूं मैं, के क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, उधर बचा कैपिटल क्यू डिवाइड बाय 4 पाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इस के को लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो गया क्यू ग्रेटर देन कैपिटल क्यू अपॉन 4 पाई 2 एप्सिलॉन नॉट, देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गया, क्यू की वैल्यू मिनिमम कैपिटल क्यू बाई 2 के इक्वल होनी चाहिए, तो क्यू का मैग्नीट्यूड चाहिए था, क्यू की वैल्यू होनी चाहिए क्यू बाई 2 के इक्वल, तो क्यू इतना तो मिनिमम होना ही चाहिए, ये रिलेशन आया क्यू और कैपिटल क्यू के बीच में, स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू के बीच में क्या रिलेशन आया, ये फिर से बताता हूं कैसे होगा, प्रोसीजर समझना, कि अंदर वाला चार्ज होगा ना माइनस क्यू, वो सिस्टम को रोक के रखेगा, और ये सिस्टम पे प्लस प्लस चार्ज होगा ना, ये सिस्टम को फोड़ना चाहेगा, जब रोकने वाला ज्यादा होगा, समझो कि माइनस क्यू की वजह से जो प्रेशर होगा वो अगर ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रिक प्रेशर जो फूटने वाले से, तो बच जाएगा, और माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनना अभी तो सिखाया था यार, समझ में आया नहीं आया, तो ये लिख लो, एक बार लिखने के बाद फिर से आपको समझ में आएगा, सबको विजिबल है हर पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते अपन नेक्स्ट, मैंने बताया था कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है, तो कंडक्टर के अंदर इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी, मतलब हर पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल होगा, कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होता है, कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक। एक क्वेश्चन करते हैं, अच्छा एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, आज का सेकंड क्वेश्चन, आपके पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है, अब देखो या शेल बोल दो, शेल मतलब हॉलो स्फीयर, शेल, इसकी रेडियस r है, और यहां से r डिस्टेंस पे एक स्मॉल q चार्ज है, और इस शेल पे कैपिटल Q चार्ज है, इस शेल पे कितना चार्ज है, कैपिटल Q चार्ज है, यहां से किस डिस्टेंस पे, p पॉइंट पे, और ये p पॉइंट यहां से x डिस्टेंस दूर है, इस Q से कितना डिस्टेंस दूर, x डिस्टेंस, ओके। अब समझना कि ये वाला सेंटर पॉइंट C है, सेंटर वाला पॉइंट कौन सा है, C है, तो पोटेंशियल एट C क्या होगा, पोटेंशियल एट P क्या होगा, एंड पोटेंशियल एट C ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज क्या होगा, फिर लिखो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, सवाल लिख लो, थोड़ा थ्योरी में तुम्हारी लैंग्वेज में लिखो कि C पॉइंट पर इंड्यूस्ड चार्ज की वजह थी किलो पोटेंशियल से, देखो ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन ये वाला क्यू है ना, ये वाला क्यू क्या करेगा, ये वाला क्यू प्लस है ना, तो यहां पे चार्ज इंड्यूस करेगा माइनस माइनस माइनस, तो इस इंड्यूस की वजह से यहां प्लस 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 भी हो जाएगा, कुछ समझ में आ रहा है नहीं,
अरे अगर यहाँ एक मैं चार्ज प्लस क्यू रख दूं और इसके सामने प्लेट रख दूं तो ये क्यू क्या करेगा, या माइनस माइनस प्रोड्यूस करेगा और इस साइड प्लस 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 प्रोड्यूस करेगा। इस पे नेट चार्ज तो जीरो रहेगा जब तक ये टच में नहीं होगा, तो जितना माइनस प्रोड्यूस करेगा उतना प्लस करेगा। इंड्यूस समझ में आता है, इंडक्शन, ओके, प्रेरण, तो ये चार्ज प्रेरित करेगा। तो लखो क्वेश्चन लिखो कि पोटेंशियल एट पॉइंट सी ड्यू टू इंड्यूस चार्ज कितना हશે અને नेक्स्ट पोटेंशियल एट पी पॉइंट पर, क्या पॉइंट पर, पी पॉइंट पर इंड्यूस चार्ज की वजह से क्या पोटेंशियल होगा। ओके, तो सबसे पहले तो पोटेंशियल एट सी निकालते हैं। देखो पोटेंशियल एट सी किसकी वजह से, कैपिटल क्यू की वजह से। पोटेंशियल एट सी कैपिटल क्यू की वजह से, तो कैपिटल क्यू सेंटर पे अपॉन आर प्लस ये वाला स्मॉल आर डिस्टेंस है तो के स्मॉल क्यू अपॉन स्मॉल आर प्लस इंड्यूस चार्ज की वजह से तो वी इंड्यूस। अब ये वी इंड्यूस, अब समझना, वी इंड्यूस जीरो होगा, रीजन सुनना, क्योंकि यहां इस स्फीयर पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इक्वल होगा और वो सब इक्वल डिस्टेंस पे, भले कहीं पे हो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। तो ये वाला जीरो हो जाएगा, वी इंड्यूस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा सेंटर पे। कहां पे, सेंटर पे। तो वी सेंटर पे, तो एक आपको ये समझ में आ गया के क्यू बाय आर प्लस के क्यू बाय स्मॉल आर, और वी सेंटर पे इंड्यूस की वजह से जीरो आना है, क्योंकि जितनी डिस्टेंस पे माइनस क्यू कहीं पे भी हो, मुझे कोई लेना देना नहीं, और प्लस क्यू किधर भी हो, लेकिन इंड्यूस की वजह से सेंटर पे सी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आएगा, जीरो आएगा। ओके, अब अपन फाइंड आउट करते हैं पी पॉइंट में। कौन से पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। देखो खास बात बताओ, स्फीयर के अंदर, शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो जो सी पे होगा पोटेंशियल वही तो पी पे पोटेंशियल होगा, जो पोटेंशियल सी पे होगा वही पोटेंशियल पी पे होगा। लेकिन इस बार एक और खास बात, कुछ गलती हो रही है, चेक करते हैं। जो पोटेंशियल सी पे होगा वही पोटेंशियल पी पे होगा। एक काम करते हैं, पोटेंशियल एट पी लिखते हैं। पोटेंशियल एट पी इक्वल टू के क्यू बाय आर। इस सेल के अंदर है पी पॉइंट, तो सेल के अंदर कोई भी पॉइंट पे जाओ, सेल की वजह से तो के क्यू बाय आर होगा, अंदर तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, प्लस ये वाली x डिस्टेंस है ना, तो के क्यू बाय स्मॉल x प्लस p पॉइंट पे और किसकी वजह से आएगा, ये q है ना, तो इसकी वजह से चार्ज इंड्यूस होगा ना। अरे यार, तो ड्यू टू पोटेंशियल इंड्यूस चार्ज एट p पॉइंट पे। अच्छा, और p पॉइंट का पोटेंशियल तो c के इक्वल होना चाहिए, तो vp इक्वल टू vc, और vc की वैल्यू अभी मैंने फाइंड आउट की थी और वो आई थी सिंपली के क्यू बाय कैपिटल आर प्लस के क्यू बाय स्मॉल आर, और दिस शुड बी इक्वल टू, इसके इक्वल होना चाहिए। तो ये हो जाएगा कैपिटल के क्यू अपॉन कैपिटल आर प्लस के क्यू अपॉन एक्स प्लस वी इंड्यूस एट पी। अब p पे इंड्यूस जीरो क्यों नहीं बोल रहा हूं, सेंटर पे तो इंड्यूस इक्वल होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा। अरे इंड्यूस चार्ज यहां कहीं होगा ना, वो सेंटर से इक्वली डिस्टेंस पे होगा, लेकिन p पे हो सकता है माइनस की डिस्टेंस कुछ और हो, प्लस की डिस्टेंस कुछ और हो, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। सबको दिख तो रहा है ना, विजिबल है, बिल्कुल विजिबल। तो इंड्यूस p निकालना है, तो देखो की बार कैंसिल, v इंड्यूस एट p पॉइंट पे क्या हो जाएगा, के क्यू बाय स्मॉल r माइनस के क्यू बाय x। देखो, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो रहती है, शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। इस बात का फायदा उठाया कि Vp और Vc इक्वल होगा, Vp और Vc क्या होगा, इक्वल होगा। चलिए आगे बढ़ते, लिख लो ये कि शेल के अंदर पोटेंशियल जीरो होता है। चलिए, शेल के अंदर पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, ये बातें दिमाग में रखना। मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, इलेक्ट्रिक प्रेशर पढ़ा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होती है। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नेक्स्ट हेडिंग डाल दो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अर्थिंग भी पढ़ाऊंगा, अर्थिंग अगला टॉपिक होगा, अर्थिंग करेंगे अपन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है समझना। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लाइट से आपके पास एक प्लेट है, एक प्लेट है। पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैविटी में पढ़ा दो, इस प्लेट में पढ़ा दो, क्योंकि मेरे नोट्स है ना मोड़ा सा में रहेंगे, आपको पता है।
मैं लॉकडाउन में घर आ गया था तो नोट्स लेके नहीं आया मेरे साथ, अब आने वाला हूँ जस्ट 1-2 दिन में, तो नोट्स आ जाएंगे मेरे अपने। मान लो कि ये आपके पास एक प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है। अगर मैं इसको क्यू चार्ज दूंगा और इसका एरिया एक साइड का ए, इस कितना एरिया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े अपन, क्या पढ़ रहे हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो मान लो आपके पास एक कंडक्टिंग प्लेट है, कैसी प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है। तो प्लेट का ये वाला एरिया है ना, ये ए है, कंडक्टिंग प्लेट का ये वाला एरिया कितना है, ए है, और इसको मैंने क्यू चार्ज दिया। तो मान लो यहाँ पे x चार्ज आता है तो यहाँ q माइनस एक्स आएगा। अगर मैंने इस प्लेट को q दिया तो एक सरफेस पे x आया, दूसरी पे q माइनस एक्स आया। लॉजिक से दोनों चार्ज इक्वल होना चाहिए, पर अपन चेक कर लेंगे। तो सर कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, इस कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला इनसाइड पॉइंट है, तो इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। मान लो ये इनसाइड पॉइंट P है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट शुड बी इक्वल टू जीरो, यस और नो, बोला यस। तो इस P पॉइंट पे किसकी वजह से आ रही है, तो ये वाली पे x है, तो यहां पे सिग्मा क्या होगा, इस वाली की वजह से सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया x बाय, कुछ याद है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक प्लेट होती है, एक प्लेट, उस प्लेट की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, जस्ट उसके पास में, ठीक है। कंडक्टर अलग चीज होता है, इसमें मैंने एक प्लेट कंसीडर कर दिया, इसमें भी मैंने एक प्लेट कंसीडर कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी है, x, तो x अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 आ गई, ये था सिग्मा 1, और इस वाली प्लेट का मान लो सिग्मा 2 है, तो सिग्मा 2 कितना हो जाएगा, q माइनस एक्स अपॉन एरिया, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, q माइनस एक्स अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, यस और नो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड 2 आ गई, तो इस पॉइंट P पे इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी और इस वाली प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। कहने का मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होनी चाहिए। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर कब होगी, जब चार्जेस बराबर हो, मतलब EP इक्वल टू 0, कहने का मतलब EP इक्वल टू E1 माइनस E2, सो E1 इक्वल टू E2। तो क्या आया मेरे पास, x अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू q माइनस x अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, कैंसल, x इक्वल टू q माइनस x इक्वल टू q माइनस x को इधर ले आओ, 2x इक्वल टू क्या आ गया, q, तो x इक्वल टू कितना आ गया, q बाई 2। तो एक चीज दिमाग में रखो कि अगर दोनों साइड के एरिया सेम है तो q चार्ज दूंगा तो q बाई 2 इधर आएगा और q बाई 2 इधर आएगा। मतलब ये लाइन याद रखना कि q बाय, यहां पे भी q बाई 2 होगा और यहां पे भी q बाई 2 होगा। अगर इसको q चार्ज दिया जा रहा है, कितना चार्ज दिया जा रहा है, q, तो दोनों सरफेस पे q बाई 2 चला जाएगा। इतना समझते नहीं समझते, इस पे भी q बाई 2 और इस पे भी q बाई 2। ये थी आइसोलेटेड प्लेट, सिंगल प्लेट थी। अगर बहुत सारी प्लेटें आसपास में होगी तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। चलिए वो देखते हैं। ये थी एक प्लेट। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 5 स्टार, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि आपके पास एक प्लेट ये ली और दूसरी प्लेट ये ली। इसको आपने चार्ज दिया Q1 और इसको आपने चार्ज दिया Q2। दोनों का एरिया सेम है, दोनों के एरिया क्या है, सेम, दोनों के एरिया सेम है। ओके, तो पहले तो क्या सोच रहे थे कि इस पे Q1/2, इस पे भी Q1/2, इस पे भी Q2/2, इस पे भी Q2/2, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये वाला यहाँ के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करेगा, रिपेल करेगा, तो चार्ज थोड़ा अलग अलग वेरी होगा। तो वो कैसे होता है वो चेक करते हैं। मान लो इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, इस पे चार्ज Q3 है और इस वाले सरफेस पे चार्ज Q4 है। ओके, बच्चों ने बोला सर Q1 प्लस Q2
ये इसके टच में नहीं है, तो कैपिटल Q1 के बराबर होना चाहिए। Q1 प्लस Q2 शुड बी इक्वल टू Q। बिल्कुल सही इक्वेशन फर्स्ट। सर ये भी पता है कि Q3 प्लस Q4 शुड बी इक्वल टू Q2। मैंने बोला ये तो सब जानते हैं, इसमें कौन सी बड़ी इक्वेशन लिख ली? बोला सर अब क्या करें? मैंने बोला आप टेंशन मत लें, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए, अंदर पॉइंट है तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए और यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए? जीरो। अब देखना कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आ रही होगी? इस Q1 की वजह से इधर आ रही होगी, इस Q2 की वजह से इधर आ रही होगी, इस Q3 की वजह से भी इधर आ रही होगी और इस Q4 की वजह से भी इधर आ रही होगी। बोला ओहो, कहने का मतलब Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड Q2, Q3 और Q4 को बैलेंस कर रही है। मतलब ये वाला पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो। तो क्या ऐसा मैं लिख सकता हूं कि Q1 अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट शुड बी इक्वल टू Q2 अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस Q3 अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस Q4 अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। 2 एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल। इसका मतलब क्या आया? Q1 इक्वल टू Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। ये इक्वेशन आई था। इक्वेशन क्या है कि Q1 किसके बराबर होगा? Q2, Q3 और Q4 के इक्वल होगा। बोला ओके। अब इसके अंदर करते हैं सेकंड वाली प्लेट में। अब सेकंड वाली प्लेट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो यहां पे क्या होगा? ये Q4 है, उसकी वजह से इधर होगा, Q3 की वजह से इधर आएगा, Q2 की वजह से भी इधर आएगा और Q1 वाले की वजह से भी इधर आएगा। कहने का मतलब Q4 किसके इक्वल हो जाएगा? Q4 इक्वल हो जाएगा Q3, Q2, Q1। अगर नहीं समझ में आया तो ऐसा लिख लेना, सेकंड प्लेट के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो इस Q4 की वजह से कितनी हो जाएगी? Q4 अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट शुड बी इक्वल टू Q3 की वजह से इधर होगी तो Q3 अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। इस Q2 की वजह से भी इधर होगी तो Q2 अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस इस Q1 की वजह से इस पॉइंट पे भी इधर होगी तो Q1 अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। और आपको पता है कि इस पॉइंट पे तभी जीरो होगी जब इधर वाला और इधर वाला बराबर होगा, तभी तो जीरो होगा ना, इसलिए मैंने बराबर कर दिया सीधा। तो यहां से Q4 की वैल्यू कितनी आ गई? Q3 प्लस Q2 प्लस Q1। इक्वेशन नंबर 4। अब चार इक्वेशन है, चार वेरिएबल है, क्या सॉल्व कर सकते हो? बिल्कुल। अब देखो यहां पे आपको क्या दिख रहा है? यहां पे अरे कुछ गड़बड़ हुई है क्या? ये रहा Q3, ये रहा क्या? Q3। देखो 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 देखो, ये Q4 है ना, इसको यहां पुट कर दो, इस Q4 को यहां पुट कर दो, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 ये वाला पोर्शन हटा, अब इक्वेशन हटा, फिर बना दो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। 3 एंड 4 को इस Q4 की वैल्यू यहां रख दो, तो Q1 इक्वल टू Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 की वैल्यू किसके इक्वल है? Q3 प्लस Q2 प्लस Q1। तो Q1 और Q1 तो कैंसिल हो गए दोनों साइड से। अब बचा क्या? Q2 प्लस Q3, Q3 प्लस Q2। मतलब कहने का मतलब क्या? Q2 बराबर माइनस Q3। भाई मैथ्स आती है ना, दो कॉमन लेके जीरो की तरफ भेज दो। यहां भी 2Q3 और 2Q2, 2Q3 इक्वल टू माइनस 2Q2, तो कहने का मतलब Q2 इक्वल टू माइनस Q3। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ये रिजल्ट याद रखना, Q2 किसके इक्वल आएगा? माइनस Q3 के इक्वल आएगा। ओके, Q2 माइनस Q3 के इक्वल। अब इसमें रख दो, Q2 और Q3 तो प्लस माइनस इक्वल है, तो अब इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 5 क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? Q1 इक्वल टू Q4। ओह, दिस इज द इक्वेशन 6। मतलब Q1 और Q4 होगा और Q2 और Q3 बस अपोजिट होंगे, लेकिन मतलब इक्वल होंगे पर माइनस साइन के साथ होगा। अच्छा, Q1 और Q4 इक्वल। तो देखो इस इक्वेशन को देखो कि इस इक्वेशन में क्या होगा? Q1 और ये है Q3 और ये है Q4। अगर मैं दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं, इक्वेशन 1 प्लस 2 कर दूं, इक्वेशन 1 प्लस 2, तो देखो Q2 और Q3 कैंसिल हो जाएंगे, Q2 और Q3 क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो यहां से आ जाएगा Q1 प्लस Q4, Q1 प्लस Q4
इक्वल टू Q1 प्लस Q2। यस और नो? सबको दिख तो रहा है ना? यस। तो यहां से मैं लिख लूं इन दोनों को, जैसे मैंने ऐड कर दिया 1 प्लस 2, इक्वेशन 1 प्लस 2 किया तो Q2 Q3 कट जाएंगे क्योंकि अपोजिट है ना, तो प्लस माइनस से आप करते। Q1 प्लस Q4 इक्वल टू कैपिटल Q1 प्लस Q2। और आपको पता है Q1 और Q4 तो बराबर है, तो Q1 प्लस Q1 भी लिख सकता हूं 2Q1। तो यहां से Q1 की वैल्यू मिल गई सर, Q1 इक्वल टू होगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। ओ, एक आंसर मिल गया, Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो Q4 भी इतना ही होगा। ओहो, तो सर दिस इज Q4 आल्सो। तो Q1 और Q4 की वैल्यू होगी Q1 प्लस Q2 बाई 2। आंसर ध्यान रखना। अब निकालना है Q2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये इतना लिख लो, इतना नोट कर लो, फिर मैं रफ कर रहा हूं। हाँ, मैंने रफ कर दिया। अब क्या कर रहा हूं, इस Q1 की वैल्यू यहां पे रख रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट। तो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ Q1 इन इक्वेशन फर्स्ट, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ Q1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 इक्वल टू कैपिटल Q1 की वैल्यू कितनी आई, Q1 बाई 2 प्लस Q2 बाई 2 प्लस Q2 इक्वल टू कैपिटल Q1। ओके, तो यहां से देखो, यहां Q1 बाई 2 है, उधर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो हो गया Q1 माइनस Q2 बाई 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ Q1 माइनस Q2 बाई 2। अरे समझ में आया नहीं आया? बोला आ गया सर। तो यही तो माइनस के साथ लगा दो, तो Q3 किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस टाइम ऑफ Q2। आपको समझ में आया नहीं है, बस इसके साथ माइनस लगा दो। तो अब मैं वापस वही प्लेट ड्रॉ कर रहा हूं और आंसर लिख रहा हूं। तो ये रिजल्ट याद रखो, ये क्वेश्चन इसलिए करवाया है कि क्वेश्चन तुम्हें याद होना चाहिए। देखिए, अब बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे इस छोटे से कॉन्सेप्ट से। अगर मैं दो प्लेट को चार्ज दूं, इसको दूं Q1 और इसको दूं Q2, और दोनों का एरिया सेम होना चाहिए, तो इस पे आएगा आपका, बाहर वाली प्लेट पे आएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2, और इस पे भी आएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। टोटल चार्ज का बाई 2, दोनों साइड लिख लो, टोटल चार्ज का बाई 2 लिखा। अभी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, टेंशन मत लो, पूरी इक्वेशन तो ऐसे ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहा था। देखिए, यहां पे कितना आएगा, यहां पे आएगा Q2, और Q2 कितना था, Q1 माइनस Q2 बाई 2। तो यहां पे कितना हो जाएगा, माइनस टाइम ऑफ Q1 माइनस Q2 बाई 2। क्या समझ में आया नहीं आया, यस और नो? अरे वैसे भी अब पता चले कि यहां का चार्ज पता चल गया, तो Q1 में से माइनस कर दो, यहां मिल जाएगा। यहां का पता है टोटल Q1 है, तो इस साइड का चार्ज मिल जाएगा। अभी एग्जांपल लेता हूं इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके। ये एग्जांपल फर्स्ट एक तरीके से कॉन्सेप्ट था, क्या था, कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देखना, बहुत प्यारा एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल देखना, एग्जांपल नंबर सेकेंड। इस प्लेट पे 4Q और इस प्लेट पे 6Q, कितना, 6Q। इसको मैंने 4Q दिया, इसको मैंने 6Q दिया। बताओ प्लेट पे चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। आपको पता है टोटल चार्ज कितना, 4Q प्लस 6Q बाई 2, टोटल चार्ज बाई 2, टोटल चार्ज बाई 2। तो वो कितना हो जाएगा, 4Q प्लस 6Q बाई 2 कितना आ जाएगा, 5Q। ओहो, तो इस साइड आएगा 5Q और इस साइड भी 5Q। टोटल चार्ज बाई 2 दोनों के इस तरफ ऐसे ले लेंगे। सर 5Q मिल गया। अब जब इसका 5Q है और टोटली तो 4Q है, तो इस पे माइनस Q होगा। जब इस पे माइनस Q होगा तो इस पे प्लस Q होगा। अरे इस पे तो ऑपोजिट होते हैं ना, Q2 और Q3 के साइन अलग अलग होते थे। देख मैग्नीट्यूड बराबर होता था, इस पे माइनस Q तो इस पे प्लस Q। देख अपने आप चेक हो रहा है, 5Q और Q 6Q होना चाहिए। ओ तेरी, ये क्या हो रहा है सर? अभी देख तू कॉन्सेप्ट पकड़ेगा ना तब मजा आएगा। धीरे 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 कॉन्सेप्ट बढ़ेंगे। नेक्स्ट चार्ज, प्लेट 1, प्लेट 2, प्लेट 3। बच्चे बोल रहे सर टफ, कोई टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, इसको मैंने दिया Q, इसको दिया मैंने माइनस 2Q, इसको मैंने दिया 5Q। ओके सर,
अब मैंने बोला टेंशन मतलब टोटल चार्ज कितना Q और -2Q, माइनस का Q और माइनस का Q और 5Q, टोटल 4Q। टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज बाय 2, टोटल चार्ज कितना होगा 5Q प्लस का Q माइनस का 2Q बाय 2, 5 और 6, 6 माइनस 2 4, 4 बाय 2 कितना 2Q। तो 2Q तो बाहर वाली सरफेस पे, यहां और यहां कितनी भी प्लेट हो बाहर, हमेशा बाहर, तो यहां भी कितना 2Q। ओके सर, अब क्या करूं, मैंने बोला अब यहां 2Q आ गया, अब यहां पे लिख, यहां Q है और यहां 2Q है, तो यहां माइनस Q होगा, जब ये मिलेंगे तभी तो Q इक्वल होना चाहिए, 2Q माइनस Q, Q के बराबर आ रहा है। ओके, जब यहां माइनस Q है तो यहां प्लस Q होना चाहिए। ओ सर, यहां प्लस Q है और यहां माइनस 2Q है, तो यहां माइनस 3Q होना चाहिए, क्योंकि माइनस 3Q और प्लस Q करोगे तभी तो माइनस का 2Q मिलेगा। इन दोनों को जोड़ो, माइनस 2Q। ओ, ये माइनस का है तो इस पे अपोजिट होता है, प्लस का 3Q। देखो 3Q और 2Q 5Q अपने आप मैच हो रहा है, मजा आ रहा है ना, और मजा आएगा। देख नेक्स्ट क्वेश्चन कर, तू खुद से कर, ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, एक प्लेट, दूसरी प्लेट, तीसरी प्लेट, चौथी प्लेट, बस लास्ट क्वेश्चन है। अब भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं नहीं करा रहा। इसको मैंने दिया 2Q, इसको मैंने दिया 3Q, इसको मैंने दिया कुछ नहीं दिया, नहीं दिया, ले मेरी मर्जी, नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं दिया, 0। इसको मैंने दिया, कुछ ले लो, माइनस का Q, माइनस का Q, इसको मैंने माइनस का Q दे दिया। आपका मन करे तो माइनस का 7Q दे दे, ले माइनस का 7Q दे दे, अब ले कुछ भी दे दे, तेरी मर्जी। देखो अब टोटल चार्ज करो, 2Q और 3Q कितना 5Q, 5Q और 0 तो कुछ नहीं, 5 और माइनस 7 माइनस का 2, तो माइनस 2 का आधा कितना होगा -Q, तो -Q यहां होना चाहिए और -Q यहां होना चाहिए, दोनों साइड लिख लिया। अब देखो यहां तो 2Q है लेकिन यहां -Q है, तो यहां कितना होना चाहिए 3Q। जब 3Q और -Q मिलेंगे तभी तो 2Q बनना है। ओ तुम 3Q प्लस के हो तो तुम माइनस के 3Q बन जाओगे, और जब तुम माइनस के 3Q बन जाओगे तो यहाँ तो सर प्लस का 3Q, तो यहाँ 6Q होना चाहिए। 6 में से 3 जाएगा तभी तो 3 बचेगा ना, बोले यस, तो यहाँ पे माइनस का 6Q, यहाँ पे कितना माइनस का 6Q। जब यहाँ पे माइनस का 6Q और यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ प्लस का 6Q। जब यहाँ प्लस का 6Q है तो यहाँ माइनस का 6Q। सोचो -6Q और -Q -7Q मैच कर गया ना, मतलब प्लेट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ट्रिक याद रखना कि बाहर बाहर प्लेटों के बार बार टोटल चार्ज बाय 2 और अंदर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, कॉमन सेंस से, कौन से सेंस से, कॉमन सेंस से। नेक्स्ट होता है अर्थिंग। नेक्स्ट क्या होता है अर्थिंग। अब अर्थिंग क्या होती है वो समझो। अर्थिंग करते ना आप, अर्थिंग, मान लो आपके पास कोई बॉडी है, मान लो आपके पास क्या है कोई बॉडी, और उस पर चार्ज कितना है कैपिटल की, उसको आप अर्थ से कनेक्ट कर लो, अर्थ से कनेक्ट कर लो। ये बॉडी की रेडियस मान लो स्मॉल r और इस अर्थ की रेडियस कैपिटल R, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक, आपने इसको कनेक्ट करा दिया, ऐसे वायर था और उसको ऐसे टच करा दिया। ओके, अब टच करा दिया तो यहां से चार्ज कुछ अर्थ में चला जाएगा। बोला कितना चला जाएगा, मान लो पहले इस पे कैपिटल Q चार्ज था और इसकी रेडियस आ रही थी, मान लो इसमें से कुछ चार्ज गया, तो आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, what will be the charge on sphere,
जो ये स्फीयर है ना, इस पे क्या चार्ज होगा, जो ये स्फीयर है और दिस इज द अर्थ। ओके, आपने टच कराया, बोला चार्ज कब तक फ्लो करता है, जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम। ओके, अब क्या किया, मान लो इस पे कैपिटल क्यू था, अब इसमें से क्यू चार्ज चला गया, अब बचा क्या, क्यू माइनस क्यू, और इसमें चला गया। ओके, अब इसका पोटेंशियल क्या होगा, इसका पोटेंशियल V इक्वल टू के क्यू बाय आर होता है। यस और नो, ये फॉर्मूला याद है किसी बॉडी का, तो इस पे चार्ज की वैल्यू कितनी है, क्यू माइनस क्यू, तो फटाक से लिख लो V इक्वल टू के कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू अपॉन स्मॉल आर, और यही पोटेंशियल अर्थ के पोटेंशियल के इक्वल होना चाहिए, तो वो कितना है, के स्मॉल क्यू अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। यस और नो, अब देखो ये हो गया, अब चले के से के कैंसिल, के से के कैंसिल, आपको स्मॉल क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से आ गया क्यू बाय आर माइनस क्यू बाय स्मॉल आर इक्वल टू क्यू बाय रेडियस ऑफ अर्थ। अब ये वाला उस साइड चला जाएगा, तो क्यू बाय स्मॉल आर इक्वल टू क्यू कॉमन ले लिया, 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, और सोचो 1 अपॉन आर के सामने 1 अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ बहुत ज्यादा होता है। एक काम करो, थोड़ी गणित में तुम कमजोर लग रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है, तो क्यू बाय स्मॉल आर इक्वल टू एलसीएम ले लो, नीचे एलसीएम आ जाएगा आर इंटू आर ई, और ऊपर एलसीएम आ जाएगा आर प्लस आर ई। ओके, और आपको पता है आर ई, अर्थ की रेडियस स्मॉल आर से बहुत ज्यादा होती है। अब समझ में आया तुम्हें मैथ्स है ना, मैं पहले वही बोल रहा था कि 1 अपॉन आर ई बहुत बड़ा है, तो 1 अपॉन बहुत बड़ा नेग्लेक्ट कर सकते हो 1 अपॉन आर के सामने, लेकिन तुम अब समझ जाओगे कि इसमें आर प्लस आर ई, सिर्फ आर ई लिख सकता हूं, तो क्यू अपॉन स्मॉल आर इक्वल टू स्मॉल क्यू इंटू आर ई डिवाइड बाय आर इंटू आर ई, आर ई से आर ई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, ओ तेरी स्मॉल क्यू इक्वल टू कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू इक्वल टू दिख रहा है सबको, स्मॉल क्यू इक्वल टू कैपिटल क्यू। इसका क्या मतलब, इसका साफ साफ मतलब कि जो चार्ज इस बॉडी पे था ना, वो पूरा का पूरा अर्थ ने ले लिया, मतलब इस बॉडी पे चार्ज 0 हो गया। ओ हो, तो बच्चों ने सोचा अर्थिंग का मतलब पूरा का पूरा चार्ज अर्थ के अंदर चला जाना, गलत कॉन्सेप्ट। अर्थिंग का मतलब दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम, या फिर अर्थिंग का मतलब इस बॉडी का पोटेंशियल 0, अर्थिंग का मतलब जिस बॉडी से अर्थिंग कराते हो उसका पोटेंशियल 0। ये इक्वेशन लिख लो, इक्वेशन लिख लो, फिर उसके बाद लिखो, उसके बाद मैं बोलता हूं ऐसा लिखो, बहुत बड़े बड़े पॉइंट। अर्थिंग मीन्स potential of that body, potential of connected body, potential of that body is equal to 0, is equal to 0। जिस बॉडी से, जैसे ये स्फीयर था, तो अब इसके पोटेंशियल कितना कर देना है, सरफेस का 0। अर्थिंग का मतलब पोटेंशियल 0, चार्ज 0 हो ये कोई जरूरी नहीं, वो तो गलती से चार्ज 0 हो रहा था उस क्वेश्चन में। अभी मैं दूसरा क्वेश्चन लूंगा जिसमें चार्ज 0 नहीं होगा लेकिन पोटेंशियल 0 रहेगा, तो लिख लो अर्थिंग का मतलब उस बॉडी का पोटेंशियल 0। फिर से लिखो, अर्थिंग का मतलब उस बॉडी का पोटेंशियल 0। अर्थिंग क्या करती है, अर्थिंग का साइन कैसा होता है, अर्थिंग ऐसा होता है, ऐसे करके ऐसे ऐसे ऐसे, दिस इज द अर्थिंग का साइन होता है। अर्थिंग का किसका, अर्थिंग ऐसे कर रखा, मतलब ग्राउंडिंग, इसको ग्राउंडिंग भी बोलते हैं, अर्थिंग भी बोलते हैं। ग्राउंड करना, ग्राउंड करना, ग्राउंडिंग भी बोलते हैं, अर्थिंग भी बोलते हैं, ठीक है, तो अर्थिंग ज्यादातर बोला जाता है। अब सुनो मेरी बात, अर्थिंग क्यों करते हैं, आपने देखो बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे, आपके घर में फ्रीज होगा तो उसमें क्या 3 प्लग में 3 वायर होता है, तो फ्रीज होता है वो स्टील का, अरे मेटल का बना होता है, मतलब कुछ कुछ उसमें मेटल होती है, ऐसा नहीं प्लास्टिक का फ्रीज है पूरा का पूरा। बाहर तो बॉडी तो मेटल की होती है ना, तो कोई बच्चा आएगा गुस्सा मार के अंदर से फ्रूट लेके भाग गया,
अरे समझो इस बात को कि ये मेटल का होगा और मेटल का होगा और आपका इलेक्ट्रिसिटी से कोई ना कोई चार्ज हो सकता है लीक होके उसकी सरफेस पे आ जाए और कभी कभी आपको फ्रीज पे झटका भी लगेगा। कहाँ लगता है मैं बताता हूँ। फ्रीज ऊपर से बोलते हैं ना, कॉर्नर में थोड़ा सा कभी कभी हल्का सा झटका आ जाता है। वो क्यों आता है? क्योंकि चार्ज बाहर आ जाता है और फ्रीज के कॉर्नर होते हैं ना, वहां से बाहर आने के चांसेस, क्योंकि वहां चार्ज बहुत ज्यादा होता है। ओके, तो इस चार्ज को अपने को बहुत बड़ा झटका ना लगे इसलिए वो बाहर वाली प्लेट से तीसरा वायर होता है, प्लग में ऐसे तीन होते हैं, ऐसे तीन होते हैं, तो उसको अर्थिंग कर देते हैं। उसको क्या कर देते हैं? अर्थिंग कर देते हैं। मतलब उस फ्रीज पे आपको झटका ना लगे, वो चार्ज जमीन में डाल देते हैं। फिर से समझो कि वो तीसरा वायर अर्थिंग के लिए होता है। अब मोबाइल के चार्जर के लिए अर्थिंग नहीं होती। बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके लिए अर्थिंग रिक्वायरमेंट होती है, अर्थिंग की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उन पे चार्ज बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो उससे बहुत बड़ा झटका आ सकता है। उस झटके से बचाने के लिए वो तीन वायर रहते हैं। क्या समझ में आया नहीं आया? यस और नो? तो अर्थिंग कैसे होती है? अर्थिंग का मतलब क्या? ऊपर लिखो। अर्थिंग का मतलब उस बॉडी का पोटेंशियल जीरो कर देना। अर्थिंग का मतलब उस बॉडी का पोटेंशियल क्या कर देना? जीरो कर देना। चार्ज जीरो करना ये कोई जरूरी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो आपके पास एक बॉडी है, उसकी आपने अर्थिंग कर दी और यहां से इस बॉडी से डी डिस्टेंस पे, बॉडी के सेंटर से कितने डी डिस्टेंस पे एक स्मॉल क्यू चार्ज है और इस बॉडी पे कैपिटल क्यू चार्ज इनिशियली था। इनिशियली बिफोर अर्थिंग। इनिशियली का मतलब क्या? बिफोर अर्थिंग। बिफोर अर्थिंग, अर्थिंग से पहले इस पे चार्ज कैपिटल क्यू था और आपने ऐसे करके अर्थिंग कर दी, ग्राउंडिंग कर दी। अब जैसे ही अर्थिंग करोगे, मैंने कॉन्सेप्ट क्या सिखाया था कि इसका पोटेंशियल क्या कर देना है? जीरो कर देना है। इसका पोटेंशियल क्या कर देना है? जीरो कर देना है। तो जब अर्थिंग करोगे तो क्वेश्चन क्या है? आफ्टर अर्थिंग फाइंड चार्ज ऑन स्फीयर। आफ्टर अर्थिंग फाइंड चार्ज ऑन स्फीयर। अर्थिंग करोगे तो स्फीयर पे चार्ज कितना होगा? आप क्या सोच रहे थे? पूरा चार्ज अंदर चला जाएगा तो जीरो चार्ज होगा, तो आंसर गलत है। अब मैंने अर्थिंग का मतलब समझाया था कि अब स्फीयर का, मान लो स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर है, तो अब स्फीयर का पोटेंशियल जीरो। पोटेंशियल क्या? जीरो। आफ्टर अर्थिंग, आफ्टर अर्थिंग पोटेंशियल जीरो। बोला पोटेंशियल इस पे किसकी वजह से होगा कि मान लो अर्थिंग के बाद इसका चार्ज क्यू डैश बच गया। कितना बच गया? क्यू डैश। तो क्या ऐसा लिखा जा सकता है? के क्यू डैश बाय आर प्लस ये वाला क्यू भी इस पे पोटेंशियल डाल रहा होगा ना, के स्मॉल क्यू अपॉन डिस्टेंस डी, और इसकी वजह से कुछ इंड्यूस हुआ होगा, लेकिन सेंटर पे इंड्यूस तो जीरो होता है। सेंटर या सरफेस पे आप देखो ना, सरफेस पे जो सेंटर पे होगा वही तो सरफेस पे पोटेंशियल होगा, क्योंकि इक्वी पोटेंशियल। ओ सर, तो इंड्यूस की वजह से तो जीरो इक्वल टू जीरो। तो यहां से आपको के तो कटता हुआ दिख रहा है, जीरो में चला गया। क्यू डैश इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ क्यू बाय डी इंटू आर। थोड़ी गणित यार तेज होनी चाहिए। अपन जेई वाले बच्चे ना, नीट वाले थोड़ी है तो मैं तुम्हें एक एक लाइन समझाऊंगा। क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू बाई डी इंटू कैपिटल आर। ओहो, क्यू डैश की वैल्यू मिल गई माइनस क्यू बाई डी इंटू कैपिटल आर। इसको उस साइड लेके माइनस का बन गया। क्यू डैश की वैल्यू इस बार जीरो नहीं आई। तो ये था अर्थिंग का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट? अर्थिंग का कॉन्सेप्ट। ओके, इसको मैं एक और प्रॉब्लम से कराऊंगा और वो है टचिंग प्रॉब्लम। अर्थिंग जैसा का जैसा है, टचिंग प्रॉब्लम। अब अर्थिंग के बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं बाद में लूंगा। अभी मेरे को एक और कॉन्सेप्ट करा दो, टचिंग प्रॉब्लम। किसी को टच मत करना, जापट पड़, अरे समझ गए ना, पूछ के करना। टचिंग प्रॉब्लम। आपके पास एग्जाम्पल फर्स्ट लेके चलता। आपके पास एक बॉडी है जिसकी रेडियस r1 और उस पे चार्ज q1, और इसको
आपने क्या कराया, टच कराया, टच मतलब वायर का कनेक्शन, इस वायर को टच करा दिया, और यहाँ एक दूसरी बॉडी है जिसकी रेडियस r2 और इसका चार्ज q2। तो आफ्टर टचिंग दोनों पे चार्ज क्या होंगे, बिफोर टचिंग इस पे q1 था और इस पे q2 था। तो पूछा कि आफ्टर टचिंग फाइंड फाइनल चार्ज ऑन स्फीयर के फाइनल चार्ज क्या होंगे, दोनों स्फीयर पे, इस पे क्या चार्ज होगा और इस पे भी क्या चार्ज होगा। देखिए ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही करा दिया था कि शॉर्ट ट्रिक आपको पता है, मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं कि यहां से चार्ज मान लो इधर की तरफ फ्लो होता है, कब तक फ्लो होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। मान लो Q चार्ज इधर चला गया तो इसमें से माइनस हो जाएगा और इसमें ऐड हो जाएगा। बोला ओके सर। अब इसका पोटेंशियल लिखो, इसका पोटेंशियल क्या होगा, टचिंग का मतलब पोटेंशियल ऑफ स्फीयर 1 इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ स्फीयर 2। चार्ज फ्लो तब तक होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। बोला ओके। स्फीयर 1 का पोटेंशियल लिखो, k q1 माइनस स्मॉल q डिवाइड बाय r1 इक्वल टू, उस तरफ लिखोगे k q2 प्लस स्मॉल q डिवाइड बाय r2। मैंने बोला ठीक है, k से k कैंसिल, ये आया q1 माइनस q अपॉन r1, इधर आया q2 अपॉन r2 प्लस q। इसको थोड़ा मैथ सॉल्व करो, q अपॉन r1 माइनस का q अपॉन r1 है, दूसरी साइड ले जाओ और उधर से ले आओ q2 अपॉन r2, इसको उधर ले आओ, उधर क्या बच गया q1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2, 1 अपॉन r1 उधर चला गया ना, तो ऐसा हो गया। तो q की फाइनल वैल्यू आ गई आपके पास, q की फाइनल वैल्यू आ गई, r1 r2 एलसीएम ले लो, r1 r2 एलसीएम ले लो, यहां भी r1 r2 एलसीएम ले लो, तो q1 r2 माइनस q2 r1 और उधर एलसीएम से क्या आया r1 प्लस r2, नीचे देखो r1 प्लस r2 और ऊपर आया q1 r2 माइनस q2 r1। अब समझने की कोशिश करना, अभी एक और काम करते हैं, नीचे क्या आया r1 प्लस r2, ठीक है, यहां तक लिख लो। उसके बाद मैं ये वाली साइड रफ कर रहा हूं, ये q का आंसर आ गया। अब ये q आ गया तो इस q1 में से माइनस कर देना तो फाइनल चार्ज आ जाएगा। अभी रुको, अब इस पे चार्ज निकालना हो तो q1 माइनस स्मॉल q ये कर देना तो आपको आंसर मिल जाएगा। फिर से एक लाइन लिखो कॉपी के ऊपर कि चार्ज का फ्लो तब तक होगा जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए, चार्ज का फ्लो तब तक होगा जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ओके, अब देखो, अब मैं फाइनल चार्ज की शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कि इस पे फाइनल चार्ज कितना होगा और उस पे फाइनल चार्ज कितना होगा। ये तो कॉन्सेप्ट था, ये भले मत लिखना। इस पे फाइनल चार्ज कितना होगा तो इस पे लिखना है q1 फाइनल चार्ज, 1 पे फाइनल चार्ज इक्वल टू नीचे लिखना है रेडियस 1 प्लस रेडियस 2, रेडियस 1 प्लस रेडियस 2। ऊपर लिखना है सुनो, सामने वाले की रेडियस r2 इनटू टोटल चार्ज q1 प्लस q2। पहले कितना चार्ज था q1 प्लस q2। अब इस पे फाइनल चार्ज लिखना है तो इस पे फाइनल चार्ज क्या होगा, सामने वाले की रेडियस r1 अपॉन r1 प्लस r2 इनटू टोटल चार्ज q1 प्लस q2। दिस इज योर आंसर। क्या आपको समझ में आया नहीं आया? तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जब तक दो बॉडी का पोटेंशियल सेम ना हो जाए तब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 2, 5 स्टार। आपके पास दो बॉडी, दो शेल कॉन्सेंट्रिक मतलब समझो, एक की रेडियस r और दूसरी की रेडियस 2r। ओके, इस पे चार्ज था q और इस पे चार्ज था 3q। और अब मैंने क्या किया, इन दोनों को टच कराया, इन दोनों को क्या कराया, टच कराया। तो आफ्टर टचिंग फाइनल चार्ज क्या होंगे, इसको मैंने बोल दिया अंदर वाली शेल 1 और इसको बोल दिया शेल 2। ये एक तरीके से हॉलो स्फीयर है, शेल बनी हुई है अंदर के अंदर। तो
फाइंड फाइनल चार्जेस ऑन टू शेल आफ्टर टचिंग टच कराने के बाद फाइनल चार्ज क्या होंगे। मैंने बोला था कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल फाइनली इक्वल होगा तब तक चार्ज फ्लो होगा। लेट्स से चार्ज मूव करा स्मॉल क्यू, कितना करा स्मॉल क्यू, तो इसमें से हो जाएगा माइनस क्यू और इसमें हो जाएगा प्लस क्यू। बच्चों ने क्या बोला, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल बराबर कर दो, तो Vs1 इक्वल टू Vs2। तो Vs1 कितना होगा इसमें k q माइनस क्यू अपॉन इसकी रेडियस r इक्वल टू k, इसका पोटेंशियल कितना होगा 3q प्लस q अपॉन 2r। लेकिन ये गलत है भाई, तूने पोटेंशियल गलत लिखा, ये सही है पोटेंशियल 1 बराबर। अरे पोटेंशियल इस सेल का इसकी वजह से भी लिखा जाएगा ना, इस पे खुद की वजह से और बाहर वाले की वजह से, दोनों का पोटेंशियल लिखना है। तो ये गलती मत करना, ये गलती दिमाग में सेट रखना। तो पहले वाले का पोटेंशियल लिखो, तो पहला तो एक इसकी वजह से तो होगा k q माइनस क्यू अपॉन r। अब 3q इसके तो अंदर है ना, अंदर पोटेंशियल सेम होता है, जो इसकी सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही तो पोटेंशियल होगा, तो वो हो जाएगा k 3q प्लस स्मॉल q डिवाइड बाय 2r। यस और यस। और दिस पोटेंशियल इक्वल टू इसका पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल k, इसका पोटेंशियल k, एक तो चार्ज q माइनस क्यू अंदर है तो इसको सेंटर पे मान सकते हो, तो q माइनस क्यू अपॉन कितनी डिस्टेंस पे 2r डिस्टेंस पे, सेल कितने डिस्टेंस पे 2r डिस्टेंस पे, तो k अंदर वाला चार्ज को मैंने सेंटर पे मान लिया अपॉन 2r डिस्टेंस प्लस खुद की वजह से k इंटू 3q प्लस q डिवाइड बाय 2r। देखो ये और ये चीज कैंसिल होगी बराबर है, यहां बचा q माइनस क्यू, कुछ गलती कर दी क्या? पोटेंशियल दोनों का सेम करना था, क्या हुआ भाई, कहां गड़बड़, कहीं तो गड़बड़ हुआ है, कहीं तो गड़बड़। लाइट से यहां चार्ज गया, तो यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल इक्वल करना, यहां का पोटेंशियल खुद की वजह से k q, ठीक है, और उसकी वजह से 2r रहेगा। ओके कुछ तो गड़बड़ है, कहां हुई गड़बड़? इस क्वेश्चन को छोड़ो यार, कहां गड़बड़ कहां हुई चेक करो। एक स्फीयर 1 एक स्फीयर 2, इसको टच कराया, तो अब क्या करना है, यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए तब तक, तो यहां का पोटेंशियल एक तो खुद की वजह से, तो k कैपिटल Q माइनस स्मॉल q डिवाइड बाय इसकी रेडियस r है, प्लस बाहर वाले की वजह से अंदर तो पोटेंशियल सेम रहेगा, और अंदर पोटेंशियल कितना हो जाएगा 3q, हाँ सही तो है, 3q प्लस q अपॉन 2r इक्वल टू बाहर वाले पे पोटेंशियल k इंटू खुद की वजह से, अरे यार कहीं तो गड़बड़ है।
इस पे चार्ज कितना था मैंने क्यू, और इस पे चार्ज कितना होना था 3 क्यू। तो इस स्मॉल क्यू किसके इक्वल आ जाएगा क्यू के इक्वल आ जाएगा। स्मॉल क्यू किसके इक्वल आ जाएगा क्यू के इक्वल आ जाएगा। तो क्यू माइनस ओके ओके प्लस के इंटू 3q प्लस स्मॉल क्यू डिवाइड बाई 2r। ठीक है सब सही था। तो ये वाला इस वाले से कट जाएगा, ये था क्यू चार्ज, तो इसमें आ जाएगा क्यू माइनस क्यू, इसमें प्लस क्यू, तो ये वाला कट गया। ये आर ये के कट गया। बोल रहा है कि क्यू माइनस क्यू, ये वाला q माइनस क्यू बाय 2 के इक्वल। ऐसा कभी पॉसिबल है? ऐसा कब पॉसिबल है? जब ये दोनों बराबर हो, क्योंकि 0 इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ स्मॉल q इक्वल टू कैपिटल Q। ओ हो ऐसा कब पॉसिबल है? q माइनस क्यू इक्वल टू q माइनस क्यू बाय 2 कब पॉसिबल है क्या? ऐसा तभी पॉसिबल है जब स्मॉल q कैपिटल Q के बराबर हो, मतलब 0 इक्वल टू 0 बटा 2। अरे 0 इक्वल टू 0 बटा 2, तो कहने का मतलब पूरा का पूरा चार्ज बाहर चला गया, तो इस पे फाइनल चार्ज 0 और इस पे 4q। और मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि कंडक्टर का चार्ज तो हमेशा आउटर सरफेस पे रहता है, अंदर तो कुछ होता ही नहीं है ना। देखो जैसे आपने कनेक्ट किया तो ये आउटर सरफेस पे चला जाएगा ना, और वैसे कॉन्सेप्ट में भी जा रहा है ना कि बाहर पूरा का पूरा चार्ज चला जाता है। तो लेकिन आप बेवकूफ बनाया, बड़ा मजा आया, पूरा सवाल सॉल्व कराया। अब अगर आपको मैं ऐसा क्वेश्चन पूछता कि इस पे क्यू चार्ज है और इस पे 5q चार्ज है, और इसको मैं वायर से कनेक्ट करता, और ये इसकी रेडियस 2r है, इसकी रेडियस r है, बताओ कितना चार्ज होता, कितना चार्ज फ्लो करेगा? तो आपको पता है पूरा का पूरा चार्ज बाहर चला जाएगा, बाहर 6q होगा, अंदर 0 होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। चलिए टचिंग प्रॉब्लम हो गई, अर्थिंग हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में? एक तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बाकी है और एक सेल्फ एनर्जी बाकी है। एक तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बाकी है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन कैविटी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन कैविटी एंड नेक्स्ट अपना रहेगा सेल्फ एनर्जी, जो कि लास्ट टॉपिक होगा। सेल्फ खुद की वजह से, सेल्फ एनर्जी अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन कैविटी एंड सेल्फ एनर्जी। ये टॉपिक बच गया अपना। कंडक्टर में 2 टॉपिक बच गए, एक सेल्फ एनर्जी और दूसरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन कैविटी। चलिए बाय।